गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरीहा इदरीस। क्वेटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस पर नामालूम अफराद ने फायरिंग करके ड्राइवर को कत्ल जबकि कई मुसाफिरों को जख्मी कर दिया। दहशतगर्दों ने मच की पहाड़ियों में ट्रेन रोककर 400 से ज़ायद मुसाफिर जो कि इस ट्रेन में मौजूद थे उनको नुकसान भी पहुँचाया और कुछ को यरगमाल बना लिया। ये ट्रेन आज सुबह 9:30 बजे क्वेटा से पेशावर के लिए रवाना हुई थी। रेलवे हुकाम का कहना है कि ट्रेन जहां पर मौजूद है वहां मोबाइल नेटवर्क काम नहीं कर रहा, इसलिए रास्ते में मुश्किलात का सामना है। जाफर एक्सप्रेस 9 बोगियों पर मुश्तमिल है। एक अंदाज़ा ये है कि तकरीबन 200-300 के करीब मुसाफिर या 400 के करीब मुसाफिर इसमें मौजूद होंगे। इस वाक़े की आड़ में हमने एकदम से देखा कि भारतीय मीडिया एक्टिव हुआ और उसके अलावा सोशल मीडिया पर भी इंतहाई गुमराहगन प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, जिसमें फ़ेक न्यूज़ थी, जिसमें फ़ेक इमेजेस थे, जिसमें फ़ेक वीडियोस थी। ख़ुद हमारा जो एडिटोरियल बोर्ड है वहाँ पर हमें 3 दफ़ा कॉल आई मुख्तलिफ चैनल से भारत के, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे इस वाक़े में। ऐसा लग रहा था कि डायरेक्ट दहशतगर्दों ने उन्हीं को बताया है कि ये मामला हुआ है और ये नेक्सस पहली दफ़ा खुलकर सामने नहीं आया है, बारहा आता है। सो इसलिए सवाल बहुत अहम है कि असल में इसके पीछे मामला है क्या। इस वक्त जो सूरत हाल है सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस पर हमला करके मासूम शहरियों को टारगेट किया है। दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस को एक टनल था उसमें रोक कर मुसाफिरों को यरगमाल बनाया हुआ है। इंतहाई दुश्वार गुजार इलाका है ये। वहाँ पे सड़क से दूर होने के बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया है। दहशतगर्दों ने मासूम मुसाफिरों को यरगमाल बना रखा है, जिनमें अक्सरियत औरतों और बच्चों की है। दहशतगर्द बैरून मुल्क अपने सहूलतकारों से राब्ते में हैं। दहशतगर्दों के खात्मे तक क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेगा। दहशतगर्दों का मासूम मुसाफिरों को निशाना बनाना इस बात की गमासी कर रहा है कि उनका दीन इस्लाम पाकिस्तान और बलोचिस्तान से भी कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी जानिब अडयाला जेल रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ की भी हवाले से हम अपडेट्स देख रहे हैं। जो पॉलिटिक्स है यहाँ पर वो उसी तरीके से एक्टिव है। खबरें आई हैं कि कुछ नाराज़गी हुई है वहाँ पर। बानी तहरीक इंसाफ की हमशीरा अलीमा खान आज पार्टी के वकला पर बरहम हो गई। अलीमा खान ने वकला से मुकालमा किया और बानी PTI से सिर्फ वही मुलाकात करने का कहा जिनको वो कोई जिम्मेदारी सौंपी गई होगी। सो ये बातें हुई। फिर एक वीडियो क्लिप भी जारी किया गया। ये भी कहा गया कि शायद नईम पंचोता से कोई आपस में ऐसी बातचीत हुई है। ये कहा गया है कि आप बुशा बीबी के फोकल पर्सन हैं, आपने अब तक क्या किया है खान साहब को जेल से रहा कराने के लिए। अलीमा खान ने यह भी कहा कि आप किस तरीके से मुझसे बात कर रहे हैं जो रिपोर्ट हुआ, और फिर उन्हें यह भी कहा कि आप खामोश रहे। इस मौके पर जो वकला थे वो नईम पंचोता को साइड पर लेकर चले गए। जो ऐनी शाहिदीन हैं वो ये कह रहे हैं। अलीमा खान वकला से बार बार ये पूछती रही कि आपने अब तक बानी PTI के लिए अदालत से क्या रिलीफ लिया है। लेट्स वॉच दैट। अलीमा खान की बात सुनकर बुशा बीबी के फोकल पर्सन नईम हैदर पंचोता ने बानी PTI को शिकायत कर दी। बानी PTI ने नईम हैदर पंचोता की शिकायत को सुना अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, और फिर उसके बाद हमने ये देखा भी कि बाहर आके पंचोता साहब ने फिर एक और स्टेटमेंट दी है, वो भी देख लीजिए। अलीमा बाजी मेरे और दीगर वकला के हवाले से बड़ी खबरें चलाई जा रही हैं, ये हो गया वो हो गया, बड़ी बड़ा चाह के बातें की जा रही हैं। तो सिंपल बात यह है कि वो हमारी जो अलीमा बाजी हैं वो वालदा का दर्जा रखती हैं, हमारी बड़ी बहन है, खान साहब की बहन है, और वो खान साहब के हवाले से फिक्रमंद होती हैं। और अगर उन्होंने वकला से बात की है खान साहब की पिटीशंस के हवाले से, केसेस के हवाले से, या कोई बात भी की है, तो उसको जो है गलत रंग दिया जा रहा है कि पत्नी क्या हो गया है। तो लिहाजा कोई ऐसी बात नहीं है। आप तमाम लोग जिस तरह इमरान खान साहब के ऊपर फोकस किए हुए हैं, हम तमाम लोग इंशाअल्लाह ताला उसी तरह से फोकस करते रहेंगे। ये गलत प्रोपेगेंडे जो हैं। इख्तियार अली खान एंड डॉक्टर हुमायूं मोमिन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। आई स्टार्ट विद यू इख्तियार अली साहब जी। लास्ट टाइम हमारी बातचीत हुई थी जब परवेज खटक साहब की शमूलियत पे आप नाराजगी का इजहार कर रहे थे। वो तो अभी भी हैं, अब आप भी आ गए हैं कैबिनेट में। सो क्या नाराजगी अभी भी है? नाराज़गी हमारी जो है वो लोकल हमारे हल्के की सतह पर है और अभी नहीं, वो काफ़ी पुरानी है। जब भी इलेक्शन आएगा हम और वो, ये हमें भी पता है और उन्हें भी पता है कि हम एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे और ठीक ठाक मुकाबला। हमारा तो बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला होता है, बिल्कुल नेक टू नेक चलता है, वो फिर भी होगा। तो इस वक्त अगर परवेज खटक साहब और आप लोग बिल्कुल बराबर बराबर होते हैं? नहीं, आई डोंट थिंक बराबर क्या मतलब, एक जंबा जो है वहाँ पर उनका है, एक जंबा हमारा है।
एक धड़ा उनका है, एक हमारा है। तहसील इलेक्शन हो, लोकल इलेक्शन हो, सूबाई इलेक्शन हो, कौमी इलेक्शन हो। मैं जब ज़िमनी इलेक्शन हो रहा था 2021 में, तो परवेज़ खटक साहब ने ये बड़ा खुलेआम कहा था, कहते अगर ये मुझसे इलेक्शन जीत गया इख्तियार वली तो मैं अपने गांव मानकी शरीफ नहीं आऊँगा। अब इससे बड़ी कोई स्टेटमेंट हो सकती है? वो तो इसलिए कहे थे, उन्हें पता था वो जीत जाएंगे, कि वो जीत जाएंगे। और उन्होंने उस वक्त 7,000 वोट डाले थे, वो भी जाली वोट थे। और फिर मज़े की बात है, जब मैं आधो आध फ़र्क से ज़्यादा मैंने उनको शिकस्त भी दी, तो फिर उन्होंने पिटीशन भी कर दी थी इलेक्शन कमीशन में, और कहा था कि ये वोट चेक किए जाएं, इसमें जो है 7,000 वोट बोगस पड़े हुए हैं। ठीक है। सो इस कदर राइवलरी के बाद, अब जबकि वो इंटीरियर मिनिस्ट्री के पोर्टफोलियो में हैं, आप भी उधर ही हैं, आपका आमना सामना भी होगा, बातचीत भी होगी, तो फिर अब तो दोस्ती के साथ ही चलना पड़ेगा। सामने आएंगे, फिर देखी जाएगी, और हालात के मुताबिक जो भी होगा फिर उसी तरह। पश्तून रिवायात हमारी अपनी। कभी सोचा था एक ही साइड पे होंगे, एक ही कश्ती में आ जाएंगे एक दिन? उस दिन वो गलती से अपोजिशन में चले गए, फिर वापस आके बैठे। ये मेरे ख्याल में उनसे पूछ लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है कि कभी सोचा था कि आप मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में बैठेंगे। लेकिन कोalition गवर्नमेंट है, इसमें IPP भी आ गई है, MKM भी बैठी है, PPP बैठी है, तो फिर खटक साहब भी इवन तो अभी तो PTI भी बैठी हुई है। वो उसके आप लोग कोशिश करें कुछ लोगों को लेकर आने की। नहीं, मुबारक ज़ेब बैठा हुआ है, मुबारक ज़ेब ने तो वो ले लिया है, पोर्टफोलियो ले लिया है। तो फिर ऐसा करें कि नेक्स्ट इलेक्शन में आप और खटक साहब मिलकर ही लड़ लें फिर इलेक्शन। नहीं, मेरे ख्याल में PTI को हराने का एक तरीका ये हो सकता है, वो मुमकिन नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में तो PTI बहुत स्ट्रांग नहीं। PTI के स्ट्रांग के होने का दावा जो है, ये जो करते हैं मेरे ख्याल में वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। तहरीक इंसाफ के पास वहाँ पर जो मैंडेट है उसके बारे में मैं सबसे पहले मैंने ये बात की थी, मिला के भी बराबर नहीं पहुंचे थे सर PTI के। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले ये बात मैंने की थी कि दोनों के मिला के भी बराबर नहीं होते, कि जो इनका मैंडेट है वो फेक है, ये माले मसरूका है। ठीक है। और मौलाना साहब ने मेरी इस बात को इंडोर्स कर दिया। मौलाना साहब कहते हैं कि इलेक्शन ऑडिट एंड स्टार्ट फ्रॉम खैबर पख्तूनख्वा, देन वाई PTI क्यों नहीं मानती है? और अगर आप बात करें इलेक्शन की, 2024 का जो इलेक्शन था नेशनल असेंबली का, जो आज सिटिंग MNA है, उन्होंने मेरे साथ मुझे अप्रोच किया फ्रॉम हिज वेरी क्लोज रिलेटिव, और मुझे एक हफ्ता पहले कहते हैं कि आई वांट टू विड्रॉ इन योर फेवर। सैयद अहद शाह। हाँ, मैं कहा नहीं जी, आप अपना इलेक्शन कंटेस्ट करें, आई डोंट नीड। वो तो सब मुश्किलात भी बहुत ही, हु नोस कि क्या सर्कमस्टेंसेस है, बट ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें जो है ना वो कुछ और हो जाती हैं। सियासत में कुछ भी हो सकता है। आज परवेज़ खटक साहब वहाँ पर मौजूद हैं, डॉक्टर हुमायूं मोमिन। सबसे पहले जो नाराजगी की खबरें आई, ये पहले भी एक दो दफ़ा हमने जब इंटरव्यूज़ भी किए, खान साहब की एक हमशीरा का, वो भी कह रही थी कि पार्टी के साथ कुछ इशू है। ज़ाहिर है वो बहनें हैं, दे आर मोर इमोशनल, वो ज़्यादा चाहेंगी भी कि ज़्यादा तेज़ी से काम हो, मगर अब ये बार बार नज़र आ रहा है कि पार्टी के लोग शायद उस तरीके से नहीं काम कर रहे खान साहब को बाहर निकालने के लिए, अकॉर्डिंग टू सर्टेन फैमिली मेम्बर्स। इज़ दैट ट्रू? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह है, जो मैं जिस तरीके से देखता हूँ कि अलीमा बाजी जो हैं वो बेसिकली इमरान खान की बहन होते हुए वो उनके लिए कंसर्न्स होती हैं एज अ फैमिली, और आई टोटली अंडरस्टैंड व्हाट दैट इज। अच्छा, उन्होंने जो एड्रेस किया है, ये याद रखें, शी एड्रेस द लॉयर्स एज अ लॉयर जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन्होंने एज अ पॉलिटिकल पार्टी वो नहीं किया। नंबर 2, उनका मेरा नहीं ख्याल कि पॉलिटिकल पार्टी के साथ एज सच कोई कंसर्न है। वो अपने भाई के लिए वरिड है कि उनके केसेस के लिहाज से, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि जिन क्या कह सकते हैं उसे, बेईमानों के साथ या जिस तरह के लोगों के साथ हमारा पाला पड़ा है, ये उसूल पसंद नहीं है। ये बेसिकली अपना मतलब निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक गिर सकते हैं। इन लोगों ने कोई वो नहीं करना। इन लोगों ने ना चादर, ना चार दीवारी, ना औरत, ना माँ, ना बेटी, ना बीवी, ना बहन, किसी का ख्याल नहीं रखना। हुमायूं साहब, आप ये कह रहे हैं कि लॉयर्स कोशिश करें मगर वो कामयाब हो ही नहीं सकते बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टेंसेस, और ये बात समझनी चाहिए फैमिली को।
मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा इसमें समझनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि देखें, लॉयर्स ने उनके एक केस जो था, जो उनके ऊपर केस हुआ था, उन्होंने उस पे उनको बेल दिला दिया, उनके केस खत्म करवा दिया। लेकिन आगे जो हुकूमत थी, उन्होंने बजाय इसके कि उनको छोड़ने के, उन्होंने 4 घंटे उनको जेल में रखा। 4 घंटे बाद एक नया केस बना के उस केस में गिरफ्तारी डाल दी। फिर जिस तरीके के घटिया, बल्कि जिस तरह की इनकी सोच है उसी तरह के केसेस किए हुए सारे। अच्छा, उसके अलावा बाकी चीजें जब आप देखें तो आप हर लिहाज से पाकिस्तान के अंदर एक डिके हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर हर तरफ से चीजें जा रही है, और उसकी सिंपल सी वजह यह है कि आप थोड़ा सा जरा देख लें, ये रिफ्लेक्ट करता है आपकी कैबिनेट में भी, कि वो लोग जो जिसको कहते थे कि ये ओपनली कहते थे कि यार ये इतना बड़ा बेईमान आदमी है कि इसने बीआरटी में ये किया वो किया, उसको लाके अपने साथ बिठा दिया है। उसके अलावा हर वो शख्स जिसने ऑन लाइटर नोट, आप लोग को तो खुश होना चाहिए, आपके पुराने साथी हैं, शायद कोई अच्छी खबर ही आ जाए आपके लिए उस तरफ से। कोई उम्मीद है कि शायद नरमी हो जाए थोड़ी? नहीं, देखिए, इसमें बात नहीं होती है। हमारा मौक़िफ़ सिंपल सी बात यह है कि ईया का नाबुदो व ईया का नस्ताईन, ए अल्लाह हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और ए अल्लाह हम सिर्फ तुझसे ही मदद मांगते हैं। अब रह गई बात यह कि अगर इमरान खान अगेन ऑन द लाइटर नोट, अल्लाह ताला से मदद तो सभी मांगते हैं और अल्लाह से ही मांगनी चाहिए, मगर मदद ये है कि एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते बहाल हो जाएं, ये दुआ मांगते हैं। एक मिनट है जाए, मेरी बात सुन ले जरा, मुझे थोड़ा सा जरूर टाइम दे दे। उसमें यह है कि अगर इमरान खान को इस बात की फिक्र होती कि ये हमारे लोग इधर जा रहे उधर जा रहे, तो इमरान खान 2018 के इलेक्शन से 3 महीने पहले अपने 20 से 25 लोगों को केपी से, जो सो कॉल्ड इलेक्टेबल्स थे, उनको फारग ना कर देते। उनको इस लिहाज से किसी चीज की परवाह नहीं होती है। हाँ, ये जरूर है कि हर वो शख्स जिसने इमरान खान को छोड़ा है वो किसी जगह का नहीं रहा, वो बिल्कुल सियासत से ख़त्म हो गया है। और यही बात होगी, आगे भी होगी। आगे इंशाल्लाह ताला देखते जाएं, आप भी इधर, मैं भी इधर हूँ। अभी तो बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट तरीके से हो रही होंगी। वी आर अ पार्टी जो कि बड़ी तेजी से अडेप्ट करती है, बड़ी तेजी से वो क्या कह सकते हो, एवोल्यूट करती हैं। ठीक है। और उस लिहाज से फिर भी बाउंस बैक करती है। राइट। अगर एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, तहरीक इंसाफ और JUF के वफूद की मुलाकात कल हो गई। इस मुलाकात में JUF ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से तहरीक इंसाफ की क़यादत को आगाह किया। आज सेक्रेटरी जनरल जो सलमान अकरम राजा साहब हैं, उन्होंने JUF से जो बातचीत हुई वो बता दिया कि PTI से क्या बात हुई थी। अब बड़ा क्वेश्चन यही है कि ये इत्तेहाद क्या हो जाएगा, और अगर होगा तो विल इट बी अ प्रॉब्लम फॉर द गवर्नमेंट। सो आपको खैबर पख्तूनख्वा के एरियाज में कोऑर्डिनेशन का कहा गया है, इट्स अ डॉन्टिंग टास्क। क्या मैंडेट है आपका, क्या करना है आपने? प्रोजेक्ट्स शुरू करने हैं? मैं सारे आपको अगर मैं टास्क बता दूं तो फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी। बताने चाहिए, आप लोग तो बताने में बिलीव करते हैं। डेफिनेटली नहीं, मैं बताता हूँ। पंजाब गवर्नमेंट तो कुछ भरपूर तरीके से बताती है। हमने डेफिनेटली हमने वहाँ पर देखना है कि फेडरल गवर्नमेंट किस तरह डिलीवर कर सकती है, जहाँ पर एक ऐसी हुकूमत हो जो पिछले 12 साल से वोट तो लेती है लेकिन काम नहीं करती है सारे हड हराम, सब के सब चोर। जो मेरा भाई कह रहा है सेनेटर साहब कि जी ध्यान से उनमें से भी कोई ना कल आपके साथ आ जाए, कैबिनेट में आ जाए। तो मैं एक बात आपको बताऊं कि आप अगर वो इल्ज़ाम था, ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि परवेज खटक जो है तो वो BRT का इल्ज़ाम उन पर, अकेले उन पर नहीं था। अच्छा, और लोगों पर भी था। पेशावर आर्काइव्स की मूर्तियां जो है वो बनीगाला में पड़ी हुई हैं। डॉक्टर अब्दुल समद की स्टेटमेंट उठा लें, सारी 1 नंबर नवादिरात को सिंगापुर में किसने बेचा है? क्या जो परवेज खटक ने अगर उधर करप्शन की है तो क्या उसने अकेले खाई है? आप सबको खिलाइए, बनीगाला तक पहुंचाइए, सबको हिस्सा दिया है, अलीमा बीबी को भी मिलता है, सबको मिला है। एक से एक। अच्छा, ये आज मैं बता, वो ही वाज द फ्रंट मैन, या उस वक्त जो भी था वो फ्रंट पे था, लेकिन पैसे खाए सब ने, हराम माल सब खाते हैं। ये जो अभी भाई मेरा कह रहा है कि ये हुकूमत ऐसे ही फला और ज्यादती कर रहे हैं, भाई आपके लीडर को हमने कोई तबलीगी इज्तिमा से उठाया? सो जब आपने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की, आपको ये बताना चाहिए था। जरा मेरी बात भी सुन लें, आप मुझे क्यों नहीं बोलने दे रही हैं? मैं तो बस आपने उनको बड़े आराम से पूछा, ये तो गलत ज्यादती तो सुन ले ना, सुन ले। मैं कहता हूँ, ये कहते हैं कि इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है। क्या ज्यादती हो रही है? उसको कोई तबलीगी इज्तिमा से उठाया? चिल्ले पे था,
190 मिलियन पाउंड कितने अरब रुपए बनते हैं। उसकी चोरी में बंदा बंद है, वहाँ पर उसको अदालत ने सज़ा सुनाई है और ये उसको यहाँ पर बैठकर हुज्जाज बिन यूसुफ बना रहे हैं, मुफ्ती आज़म बना रहे हैं। भाई पहले अपनी सफाई पेश करो, रसीदें कढो कि तुम लोग चोर नहीं हो, डकैत नहीं हो, डाके नहीं डाले, फिर आगे बात करो। फिलहाल तो आप इस वक्त टीवी पर बैठकर एक चोर, डाकू, डकैत को आप दिफा कर रहे हैं, उसका आप इस वक्त उसकी आप दिफा में बोल रहे हैं। पहले तो अपनी पोजीशन देखें कि आप कहाँ पर खड़े हैं। अब आप मैंने आपकी पूरी बात को पास रखा है, यू वेरी रिस्पेक्टेबल। आपने बताया प्राइम मिनिस्टर को दोबारा जवाब मिले कि कर तो लिया, डिसीजन मंजूर है, लेकिन ही इज करप्ट। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, परवेज खट्टक के मुतालिक जो भी चार्जेस हैं वो अज़र मिन शम्स हैं, वो कोई ढकी छुपी नहीं है। मेरा एक पॉलिटिकल मौक़िफ़ था कि जिस बंदे के साथ मैं वजीर बनूं ना बनूं वो एक अलग चीज़ है, ठीक है, लेकिन एक बंदे के साथ मेरी राइवलरी इतनी पुरानी है, वो मेरी कैबिनेट में आएगा तो मुझे मेरी रिजर्वेशन है। और बड़ी मुझे प्राइम मिनिस्टर ने, मैं फिर ऑन एयर कहता हूँ, मुझे प्राइम मिनिस्टर ने लास्ट ईयर मार्च में कहा था कि मैं आपको अपनी कैबिनेट में लूँगा, जून में बताया, फिर उसके बाद फिर बताया। मैंने एक बार कभी प्राइम मिनिस्टर को रिमाइंड भी नहीं कराया, बिकॉज मुझे पता है कि मैं पाकिस्तान की सियासत करता हूँ, मैं दो कौमी नज़रिए की सियासत करता हूँ, ठीक है, लेकिन जहाँ पर कोई चीज़ होगी तो मेरे ख्याल में आई हैव प्रूव दैट। आज आपने एक वकील साहब की हालत भी देखी कि ये किस तरह अर्दली बना के फिर उसको खड़ा करते हैं, और मैंने अपने प्राइम मिनिस्टर के सामने वही मौक़िफ़ रखा। अभी मुझे अगर टीवी पे वो सुन रहे हैं तो वो उसको इसकी इंडोर्समेंट करेंगे कि जो बात मैं टीवी पे करता था वो मैंने उनके सामने की है। अब उसके बाद ही इज़ द कैप्टन, वो जो फैसला करेंगे सर तस्लीम खान। ठीक है, सो डॉक्टर हुमायूं मोमिन, कितने आपको लग रहे हैं चांसेस कि JUIF के साथ आपका इत्तेहाद होगा? कल आप लोग जब एहतजाज कर रहे थे, जवाब JUIF की तरफ से कोई उसमें ना शमूलियत हुई, रिजर्वेशंस उनकी वहीं की वहीं मौजूद हैं, जो कि राजा साहब पहले भी बता चुके हैं, आई गेस उन्होंने दोबारा बताई होंगी। अब क्या लग रहा है आपको इस इत्तेहाद के हवाले से? देखिए इस तरह है कि मैं थोड़ा सा ज़रा हल्का सा एक कमेंट कर लेता हूँ इख्तियार वली साहब की बात पे। एक आदमी होता है, वो कहता है कि जी मैं एक मौक़िफ़ पे खड़ा हूँ और उस मौक़िफ़ से मैं पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन जो ही उसको वो चीज़ मिल जाती है जिसकी वो तलाश होती है तो वो मौक़िफ़ गया भाड़ में, मैंने अपनी चीज़ उठाई और मैं भी खुश हो गया। That is what basically it is कि आप बेसिकली अपने मौक़िफ़ को एज बार्गेनिंग टूल यूज करते हो, दैट इज व्हाट दे एक्चुअली ऑल डू। मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब आप मेरे तर्जुमान ना बने, आप इमरान खान के तर्जुमान हैं, दैट इज इनफ। मेरे बारे में नहीं जी, नहीं आप यू आर टॉकिंग अबाउट मी, नहीं, दिस इज समथिंग वेरी पर्सनल, देन आई विल टॉक अबाउट यू, देन आई विल टॉक अबाउट हाउ यू बिकम द सेनेट, द मेंबर ऑफ सेनेट ऑफ पाकिस्तान, देन आई मैं पूरी स्टोरी सुना दूंगा आपकी। इस तरह बात नहीं कर सकते आप लोग एक दूसरे को पर्सनल कमेंट्स ना करें प्लीज। आपने उनका अपना मौक़िफ़ है, आपका अपना मौक़िफ़ है, लेट्स टॉक अबाउट पॉलिटिक्स। देखिए ना, मैं एक तज़िया कह रहा हूँ, मैं एक तज़िया कर रहे हैं, हमारे ऊपर तज़िया क्या है, फिर आप ये याद रखें कि फिर मैंने आपके ऊपर भी तज़िया देना है, फिर इतने आप में गट्स होने चाहिए कि आप सुन लें। देखिए जी, आप तज़िया दें, अपना जो दें, मैं तज़िया दूंगा। कहता हूँ कि अगर 1 रुपया 190 मिलियन पाउंड में से 1 रुपया इमरान खान के अकाउंट में गया हो तो फिर जो आप मर्जी मुझे कहें, ये अलकादर ट्रस्ट की ज़मीन किसके नाम पे ट्रांसफर हुई है? 1 रुपया भी इमरान खान के अकाउंट में नहीं गया, तो फिर जो लोग ये कह रहे हैं, व्हाट अबाउट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डॉक्टर साहब? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कोई नहीं है। क्या चीज? कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है इसमें, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। ऑफ ऑल द ट्रस्ट इन पाकिस्तान यू पिक अप अ ट्रस्ट जो कि प्राइम मिनिस्टर की फैमिली से हो, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए मेरी बात सुने ना, इधर बात हो रही है कि 190 मिलियन पाउंड की चोरी हुई है, ठीक है, ठीक। अगर मैं ये कह रहा हूँ अगर चोरी हुई है उसमें से 1 रुपया वो अकाउंट में नहीं आया, ठीक है, ये बात सही, अकाउंट में नहीं आया, अपने पास अकाउंट में सुन लेना, अगर 1 रुपया भी इमरान खान के अकाउंट में गया तो जो मर्जी मुझे कह दे, और अगर 1 रुपया भी नहीं गया तो जो कह रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए कि वो झूठ फैला रहा है। अब बात आ जाती है जो आप कह रही है JUI की बात। देखिए
JUI ने अपने जो एतराज़ात थे वो बताए हैं, जो उनके रिजर्वेशंस थी वो बताई हैं। अभी जो राउंड चल रहे हैं वो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू रिमूव वो जो एक इतने अरसे की जो दूरियां हैं या इतने अरसे की जो मुखालफत है वो शायद कभी खत्म ना हो, क्योंकि वो पॉलिटिकली वो हमारी एक दूसरे के साथ आइडियोलॉजी नहीं मिलती, लेकिन हम एक 2 पॉइंट एजेंडा जो है ना उस पर हम आगे निकल के जा रहे हैं। और वो 2 पॉइंट एजेंडा ये है कि ये जो जैसे आपने देखा होगा कि किसी जगह पे जब नाजायज तजावुज़ात हो ना तो आपको उसको निकालने के लिए आपको प्लान करना पड़ता है कि यार इसको इस नाजायज तजावुज़ात को हम कैसे गिराएंगे ताकि कहीं चोट ना लगे लोगों को वगैरह एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल नाजायज तजावुज़ात है ना हमने उनको निकालना है, और ये हम लोगों का मिलके एक प्लान होगा कि हम कैसे इस पॉलिटिकल नाजायज तजावुज़ात को कैसे निकालेंगे। आप ये कह रहे हैं कि अलायंस हो जाएगा इस 1 पॉइंट एजेंडा के ऊपर? क्या मेरे ख्याल में हो जाएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे ख्याल में हो जाएगा, क्योंकि मेरी नजर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI अगर आपस में मिल जाती है और वहां से GDA मिल जाती है तो ये तीनों मिल के ठीक है, आपकी बात आ गई बिल्कुल। मेरे पास आखिरी 1 मिनट है, तो मौलाना साहब ने इनको बोला है कि सबसे पहले इलेक्शन ऑडिट पे बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं खैबर पख्तूनख्वा से। ये वहाँ से पीछे हट गए हैं क्योंकि उनका माले मसरूका इनके घर में पड़ा हुआ है, इमरान खान के पास पड़ा हुआ है। एक नंबर 2 मैं आपको बताऊं कि मौलाना साहब ने इनको ये भी शर्त रखी है इत्तेहाद के लिए कि अलल ऐलान आप लोग मुझसे माफ़ी मांगेंगे। ये शर्त रखी है जी, अलल ऐलान जिन जिन नामों से पुकारे, जितनी आपने इंसल्ट की थी माजी में, उस पर आप पब्लिक माफ़ी मांगेंगे अवाम में। 2 और इन्होंने फिर कहा JUF ने भी नहीं कहा ऐसा कुछ अभी तक। तो मैं आपको दे रहा हूँ, खबर दे रहा हूँ। अच्छा, अब दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, सलमान अकरम राजा ने फिर खुद बोला है कि हमें कोई ज़रूरत नहीं, हम अकेले चलेंगे। आपके अपने घर में 10 पार्टियां हैं, बट अभी तक हम जो देख रहे हैं इत्तेहाद का मामला वो क्लैरिटी उसमें नहीं है। विल टेक अ ब्रेक, वी विल राइट बैक। वेलकम बैक। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुस्तफ़ा आमिर अगवा और कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान कुरैशी के जिस्मानी रिमांड में मजीद 7 रोज़ की तौसी कर दी है। सेंट्रल जेल कराची में कायम इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में मुस्तफ़ा आमिर अगवा और कत्ल केस की समाअत हुई। तफ्तीशी ऑफिसर ने मुलजिम अरमगान कुरैशी को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद अदालत में पेश किया। दौरान समाअत अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर से इस्तफसार किया कि क्या रिपोर्ट लाने में तफ्तीशी अफसर ने मुलजिम के जिस्मानी रिमांड में तौसी की इस्तदा की है। मौक़िफ़ अपनाया कि मुलजिम से DVR आले ज़र्ब और एक iPhone भी बरामद कर लिया है। मुलजिम की जिस्मानी रिमांड में 17 मार्च तक की तौसी की जाए। मुलजिम के वकील आबिद जमान ने तफ्तीशी टीम की इस्तदा की मुखालफत करते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि मुलजिम से अब तक कोई तफ्तीश नहीं की गई, जिस्मानी रिमांड की ज़रूरत ही नहीं है, मुलजिम को अदालती रिमांड पर जेल भेजा जाए। वकील ने दावा किया कि प्रोसिक्यूशन ने आले कत्ल डंडे की बरामदगी के मुतालिक झूठ बोला था। डंडा अगले दिन बरामद कर लिया गया था। आपने भी मीडिया पर वो डंडा देखा होगा। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए कि मेरे इल्म में नहीं है और ना ही मैं मीडिया देखता हूँ। फाजिल जज ने इस्तफसार किया कि जो चीज़ें बरामद की गई हैं उन्हें सील कर दिया गया। इस मौके पर आईओ ने जवाब दिया कि बरामद शुदा चीज़ों को सील कर दिया गया है। फाजिल जज ने मुलजिम अरमगान से इस्तफसार किया कि आपको मारा पीटा तो नहीं गया। मुलजिम ने अदालत में जवाब दिया कि मुझे पुलिस कस्टडी में नहीं रहना है। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुलजिम की रिमांड दिया जाए ताकि तफ्तीश में मसला ना हो जाए। हमें लैपटॉप और मोबाइल का डेटा रिकवर करना है। मज़ीद जिस्मानी रिमांड हमें दरकार है। अदालत ने इस्तफसार किया कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में हसास रिमांड कितने दिन का, जिस्मानी रिमांड कितने दिन का होता है। मुलजिम के वकील ने कहा कि ये जो 30 दिन का रिमांड दिया जा सकता है। अदालत ने मुलजिम के वकील की अबूरी चालान जमा करने की दरख्वास्त पर केस के तफ्तीशी ऑफिसर और साथ प्रोसिक्यूटर को नोटिस जारी कर दिया। सो ये हुई है आज की डेवलपमेंट। आमिर शुजा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि वालिद हैं मुस्तफ़ा के। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस आमिर साहब। अब तक क्या डेवलपमेंट होती नज़र आ रही है? और लास्ट टाइम भी मैंने आपसे ये पूछा था, लेकिन आपका इत्मीनान कायम है अभी इस तफ्तीश पर? नहीं, अब मेरा इत्मीनान अभी भी कायम है और दायम है,
क्योंकि देखें बात यह है कि इन्वेस्टिगेशन जिस तरीके से हो रही है तो ऑब्वियसली जो रिमांड लिया गया है उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी भी 7 दिन के अंदर काफ़ी चीज़ें अनर्थ होंगी और वो अनर्थ होंगी तो हमारे केस को मजबूती मिलेगी। ठीक है, लेकिन खबर ये आई कि जो अरमगान है उसके क्लोज फैमिली मेंबर पुलिस में एक अहम पोजीशन पर हैं, क्या इसका कोई इन्फ्लुएंस हो सकता है? देखें जी, वो रिकॉर्डिंग मैंने भी सुनी है और मुझे नहीं लगता कि वो उसका इन्फ्लुएंस अब होगा। कैसे इन्फ्लुएंस होगा जब ऑलरेडी एक बंदा जो कि मर्डरर है जिसने कत्ल किया है, तो किस तरीके से उसको सपोर्ट मिलेगी, कहाँ से मिलेगी? हमारे पास जितने भी शवाहिद है या जितने भी आईओ ने शवाहिद जमा किए हैं, जितने भी मेरी नॉलेज में हैं, तो मेरे ख्याल से वो उसको तख्तादार तक लटकाने के लिए काफ़ी होंगे। ठीक है, हमारे रिपोर्टर ये भी कह रहे हैं कि बहुत सारे बासर ख़ानदान के बच्चों के नाम भी अब सामने आ रहे हैं। साजिद हसन साहब का हमने लास्ट टाइम भी जिक्र किया था, आपने कहा आपसे उन्होंने कोई रब्ता नहीं किया, उनके बेटे का ऑब्वियसली नाम ड्रग प्रोवाइड करने के हवाले से लिया जाता है अलेजिडली। सो ये जो नेक्सस है इसमें आपको कोई खबरें मिली हैं कोई अंदर की कि क्या ये सारा मामला है? देखें साहिर हसन से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं, मेरे बेटे का कोई ताल्लुक़ नहीं है, मेरे केस का कोई ताल्लुक़ नहीं है। मेरा केस जो है वो सिंपल एक मर्डर है और इसका शराज का और अरमगान का, और मेरा फोकस सिर्फ वही है। बाकी मुझे कोई मंशियात ड्रग्स से मैं कोई रिलेटेड नहीं हूँ, ना किसी केस से रिलेटेड हूँ मैं। ठीक है, और जो कत्ल के हवाले से DIG साहब ने कहा है, उन्होंने कहा कि ये कह रहा है अरमगान कि ज़ाती इनात, कोट एंड कोट उनका कहना है कि ज़ाती इनात था, जो कि आपने देखा अभी कि कुछ लोग कह रहे हैं कि किसी लड़की की वजह से झगड़ा था। बट ये जो भी मामला था अब आप लोगों को भी क्लियर हो गया है कि असल में क्यों उसने ऐसा किया? देखिए, उसने जो भी किया था उसने पर्सनल ग्रज, हम तो ये कहते हैं कि जी एक पर्सनल ग्रज थी उसने। और देखिए, किसी को मारना, ये सफाकियत जो है ये तो कहीं पर भी एक्सेप्ट नहीं होती है। आपको मतलब आप नॉर्मली लड़कों के झगड़े भी होते हैं, सारों कुछ झगड़े होते हैं, लेकिन वो झगड़े ख़त्म हो जाते हैं, सुलह सफाई हो जाती है। लेकिन आप किसी को बुला के ट्रैप करके एक ऐसे घर के अंदर बुलाया आपने जहाँ पर वो उसका कोई निकलना नहीं था, निकल नहीं सकता था वो। और मज़े की बात यह है कि वो उसकी गाड़ी हमेशा बाहर खड़ी होती थी, उसने स्पेशली वो गाड़ी अंदर खड़ी करवाई। गाड़ी अंदर खड़ी करवाने के बाद उस बच्चे को उन्होंने टॉर्चर किया है, उसने और शराब दोनों ने। और टॉर्चर करने के बाद उसकी गाड़ी में डालकर वो बलूचिस्तान ले गए और नेक्स्ट डे वो दोनों लड़के स्कर्दू चले गए। तो आप बताएं कि और क्या, पीछे 1 महीने तक वो स्कर्दू रहे और वापस आए और अपना काम वाइंड अप कर रहे थे। राइट, एग्जैक्टली ये बात आपने। और पीछे क्या रह जाता है? अब जब हमने एक वीडियो देखी आपके बेटे की, अल्लाह आपको भी सब्र दे, उसको जन्नत दे, बहुत मुश्किल टाइम है, लेकिन वो बड़ा ऐसे फ्रेंड्स उसके वहाँ पर हैं जैसे एक नॉर्मल बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जाने वाले, पूरा ग्रुप है, एक फैमिली माहौल है। किस तरीके से ये अरमगान टाइप लोग उसकी ज़िंदगी में आए? अभी आप कुछ सोचते हैं कि क्या हुआ? देखें, जो आपने वीडियोस देखी है ना, वो बिल्कुल वैसी है जैसे वो था। वो बिल्कुल जो उसकी, हमने कोई पोर्ट्रे, गलत चीज़ पोर्ट्रे नहीं की है, वो हमने रियलिटी पोर्ट्रे की है उसके साथ जो थी। वो खेलने कूदने वाला बच्चा था, वो ऐसी दोस्तों में होता था। ये अरमगान जो है, ये अरमगान तो एक मतलब कहाँ से एंटर हुआ और इसने कहाँ से ये काम किया है, हमारी तो समझ से बाहर है। कुछ कंबाइंड दोस्तों का भी सुना है। क्रिमिनल नहीं था जी, बट क्रिमिनल गैंग में किसी तरीके से वो फंस गया जी। और मेरा बेटा कोई क्रिमिनल नहीं था। आपने जो वीडियो देखी है वो ट्रू पिक्चर है उसकी। हम यही पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं मीडिया को भी और सबको, कि जो लोगों को दिखाया जा रहा है वो गलत है, लेकिन जो फैक्ट है वो जो हमने दिखाया है। राइट। सो इस वक्त ऑब्वियसली आपकी फैमिली, आपकी वाइफ हैं, आपके और बच्चे हैं, वो किस तरीके से कोप करें सारी सूरत हाल से? देखें, मेरा घर तो ख़त्म हो चुका है, टूट गया बिल्कुल। मेरी मिसेस की हालत बहुत ख़राब है, अप डाउन रहती है उसकी हालत,
और वो कब्रिस्तान जाती है ना लिटरली, वो सिर्फ वहाँ रोती है। अब वो क्या, मैं उसको क्या सब्र दूँ, मुझे नहीं समझ आती, क्योंकि ज़ाहिर है उसका लगते जगह उसका बेटा गया है दुनिया से, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है हमारे लिए कोप अप करना। आपने लास्ट टाइम मुझे कहा था कि कोई राब्ता नहीं कर रहा है गवर्नमेंट का कोई भी लेवल पर, अभी तक कोई राब्ता हुआ है आपसे? जी बिल्कुल ऐसे ही है, कोई राब्ता नहीं है, अभी तक कोई राब्ता नहीं हुआ है। ये भी कहा गया इन्वेस्टिगेशन में कि वो कोशिश करें कि मुस्तफ़ा के भी और फ्रेंड्स को बात की जाए। कोई फ्रेंड्स ने आपको वॉलंटियर किया हो, कोई इन्फॉर्मेशन दी हो? देखें मैं खुद मुस्तफ़ा के फ्रेंड्स को आगे नहीं लाना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो सब आपको पता है कि जो माहौल बना हुआ है, आई डोंट वांट के जी वो कोई कह रहे हैं कोई खौफजदा हो। उसके फ्रेंड्स मेरे पास रोज़ आते हैं, घर पर आते हैं, और लिटरली वो रोते भी हैं, बात भी करते हैं, लेकिन मैं उनको फ्रंट पे लाना नहीं चाह रहा फॉर सिक्योरिटी रीज़न। ठीक है। सो आपने कहा कि सिंध हुकूमत की तरफ से या कहीं से कोई राब्ता नहीं हुआ। पहले आपकी बात हुई थी लतीफ़ खोसा साहब से, और उनसे भी अब कोई बातचीत नहीं है? नहीं, लतीफ़ खोसा साहब बिल्कुल आए थे, और मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ वो आए थे, उन्होंने मुझे हौसला भी दिया था, लेकिन मेरे ऑलरेडी लॉयर्स हैं जो अभी ऑन बोर्ड हैं। राइट। आमिर शुजा साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हम एक क्विक ब्रेक लेंगे एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। यूक्रेन ने आज सुबह रूसी दारकूमत मॉस्को पर सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया, जिसके नतीजे में कम से कम एक शख्स के हलाक होने की खबर आई और कई जख्मी भी हो गए। यूक्रेन के हमले से मॉस्को में बिजली की बंदिश हो गई और कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। रूसी हुकाम के मुताबिक यूक्रेन की जानिब से 337 ड्रोन्स दागे गए हैं, जिनमें से 91 ड्रोन्स मॉस्को रीजन को निशाना बनाने के लिए भेजे गए। मॉस्को के मेयर के मुताबिक ये अब तक का सबसे बड़ा यूक्रेनी हमला था। हमले के बाद रूसी हुकाम ने मॉस्को को चारों बड़ों एयरपोर्ट्स पर परवाज़ें मुअत्तल करने का कह दिया, वो मुअत्तल हो गई। ये हमला एक ऐसे वक्त में हुआ है जब सऊदी अरब में अमरीकी और यूक्रेनी वफूद के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं। इन मुज़ाकरात में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और यूक्रेन के सदर शरीक हैं। अहम मुज़ाकरात के होते हुए उसी दौरान जब ये हमला हुआ है तो रशिया और यूक्रेन के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी अब हमें वाज़े नज़र आ रही है, और दोनों ममालिक के दरमियान जंग के मज़ीद शिद्दत से होने का खदशा भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ब्रिगेडियर मसूद खान हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ब्रिगेडियर साहब। सो इस वाक़े के बाद किस तरीके से हमें सिचुएशन को देखें? बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल में देखें कि जो एक बातचीत अभी सऊदी अरब में चल रही है, वाक़यात तो ये चलते रहेंगे, क्योंकि अनलेस कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, सीज़ फायर नहीं होती है, ये वाक़यात होते रहेंगे। जिस तरीके से रशियन वहाँ पे रिटेलिएट कर रहे हैं और जिस तरीके से अंदर से उन्होंने जो मिसाइल वगैरह फायर किए हैं, तो अभी सऊदी अरब में डेवलपमेंट है। वहाँ पे मार्क रूबियो भी हैं और यूक्रेन की टीम वहाँ पे पहुंची हुई, उनसे बातचीत हो रही है, और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की भी वहाँ पे है। मेरा ख्याल में अब दे हैव रियलाइज कि इसमें कुछ उन्होंने एक सीज फायर की तरफ जाना है, तो इसलिए वो वहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तो बस दिस थिंग ये साइड्स पे चलते रहेंगे अनलेस देयर इज अ सीज फायर और साइन नहीं होते। राइट। दूसरी तरफ जो आज पाकिस्तान में एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है बलूचिस्तान का, वहाँ पे ऑपरेशन जारी है और कहा जा रहा है कि यरगमालियों को बचाने की पूरी कोशिश हो रही है। 80 के करीब को रहा भी करवा लिया गया है। बट हमने देखा एक शदीद किस्म का इंडियन मीडिया का इंटरेस्ट, जैसे ही ये खबरें आती हैं वहाँ से कॉल्स शुरू हो जाती हैं, वहाँ पे मीडिया प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है, सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा। सो लार्जर इम्पैक्ट में आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये रॉ का कंसीव प्लान था, और ये बेसिकली इतने प्लान्स होते हैं जिससे बलूचिस्तान में BLA इज प्रॉक्सी है, मजीद ब्रिगेड इज प्रॉक्सी है। 2018 में ब्रास इंडिया ने बनाई थी अफगानिस्तान में। सो ये रॉ का कंसीव प्लान था, एग्जीक्यूट अफगानिस्तान से हुआ, और ये लोग वहाँ पे यूज हो रहे हैं। और देखिए, रॉ ही फीड करती है ये इंफॉर्मेशन टू दी सोशल मीडिया अकाउंट्स और अपने मेन स्ट्रीम मीडिया को, टू क्रिएट द हाइप। और इसका मकसद यही होता है कि एक पैनिक क्रिएट करना, एक फियर क्रिएट करना। लेकिन जिस तरह आपने बताया कि 80+ लोग रिकवर हुए हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पे हैं, और इंशाल्लाह वहाँ किसी को भागने नहीं देंगे, सबको मारेंगे। लेकिन हमें कोई शक नहीं है, इंडिया इसके पीछे है, और इंडिया के ये प्रॉक्सी से ये यूज हो रहे हैं। और आपको पता है कि वहाँ पे बलूचिस्तान में चाइना स्पेसिफिक है
बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, बलूचिस्तान की डेवलपमेंट को रोकना चाहते हैं, चाइनीज को टारगेट करना चाहते हैं, मिसट्रस्ट क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये इस सिलसिले में है। सो इन बिटवीन ये भी खबरें आई कि अफगानिस्तान से भी शायद राब्ते हुए हैं। ये जो इंटरनेशनल बार बार एलिमेंट हमें नजर आता है अनरेस्ट क्रिएट करने के लिए, अब तो बड़ा वाज़ेह हो कि ये नेक्सस नजर आता है। अनफॉर्चुनेटली कुछ पाकिस्तानी अकाउंट्स भी फिर उन अकाउंट्स को शेयर करते हैं, जो कि बहुत ही अफसोसनाक है। ये बहुत अफसोसनाक है। वो लोग ये बुक्स में हैं, पाकिस्तान के बुक्स में, अफवाज पाकिस्तान के बुक्स में ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन एक चीज आप देखें कि जब APS पे हमला हुआ, देयर वाज वन इंडियन जो रॉ का एजेंट था, वो जलालाबाद में बैठा हुआ था, उसका नाम था अंगूरा। तो ही वाज इन कांटेक्ट विद जो बंदे यहाँ पे ऑपरेशन APS पे हमला कर रहे थे। इसी तरह एक पटनायक था, वो स्पिन बोल्दक में बैठा हुआ कंदहार के पास, चमन के नजदीक, और वो जो सराय रहसानी पे खुद का हमला हुआ जिसमें 400 लोग शहीद हुए, वो वहां से कंट्रोल कर रहा था। और पाकिस्तान ने 4 इंडियंस के नाम दिए हैं रॉ के ऑपरेटिव्स अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन 1267 के मुताबिक कि इनको दे शुड बी डिक्लेयर टेररिस्ट। तो पाकिस्तान तो हमें तो कोई शक नहीं है कि इंडियंस इसमें इन्वॉल्व है और यही वो सारे वो फीड कर रहे हैं और सारे वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में देखो, दुनिया भी मान गई है कि इंडिया इज एक्सपोर्टिंग टेररिज्म, क्रॉस नेशनल रिप्रेशन में इन्वॉल्व है, सिखों को मार रहा है, कश्मीरियों को मार रहा है और दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है। तो मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान के पास भी हक रखता है कि कुछ ना कुछ पाकिस्तान उनको फिर चाबी दे। राइट दूसरी तरफ हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खत लिखा और नया जौहरी माहिदा करने की ऑफर की है। ये भी कहा है कि अगर हमें फौजी कार्रवाई करना पड़ी तो ये बहुत खतरनाक होगा, मतलब थ्रेट भी साथ है उनके। ये कैसी डेवलपमेंट है? यहाँ देखिए, ये डेवलपमेंट जो अभी जो यूनाइटेड स्टेट्स की जो अपनी असेसमेंट है उसके मुताबिक कि ईरान को विद इन वीक्स वो न्यूक्लियर डेवलपमेंट तो दे कैन डिक्लेयर, तो इसलिए वो उनको वार्न कर रहे हैं वेल इन टाइम कि ऐसा आप न करें। और जिस तरीके से ट्रम्प ने लेटर लिखा और आयतुल्लाह खामनाई ने इसको रिजेक्ट किया, उन्होंने कहा हम अपना जो भी होगा हम वो अपने इंटरेस्ट में लेंगे। लेकिन आपको याद हो कि जब बिफोर टेकिंग ओवर एज प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जब कन्फ्रंट्रेशन थी इजराइल और ईरान की, तो ट्रम्प ने उस वक्त भी कहा था इजराइल को ईरानी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे स्ट्राइक्स करें। तो मेरा ख्याल में कि वो किसी सूरत में अमेरिका और इजराइल जो है न्यूक्लियर डेवलपमेंट इनको करने नहीं देंगे। एंड वी हैव सीन इन द पास्ट कि 2 मिनट्स और बगदाद एक किताब थी, जब वो न्यूक्लियर वहाँ के इंस्टॉलेशंस को 2 मिनट में उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए थे। तो लाइकली सिचुएशन किसी वक्त में इस तरफ डेवलप हो सकती है अगर ईरान उनके मुताबिक बातचीत पे आमादा ना हो। राइट ब्रिगेडियर मसूद खान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। इंतहाई सेंसिटिव डेवलपमेंट हुई है जो हमने बलूचिस्तान से सुनी है और बहुत ही मेहनत से बहुत ख़तरात में जाकर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पे काम कर रही हैं। ऐसे में जब प्रोपेगेंडा होता है तो इट्स एब्सोल्युटली बहुत ही शर्मनाक बात होती है ये। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।